प्लेटीहेल्मिन्थस। ये वही प्लेटीहेल्मिन्थस हैं जिनको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। अब इसके बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको समझने हैं, बट रटने पे ज़्यादा जोर नहीं देंगे। मोस्टली हम लोगों को क्या करना है, इसको समझना है। ठीक है, देखिए जो ये ऑर्गेनिज्म दिख रहा है आप लोगों को, ये फोटो लगाने का मेरा मेन मोटिव यहाँ पे ये है कि कैसा दिख रहा है आपको, ये ऑर्गेनिज्म कैसा दिख रहा है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको ये राउंड दिख रहा है, आप बोलेंगे नहीं। अगर फिर मैं पूछूं आपसे कोई और आपको मैथ्स का कोई वैसा स्पेसिफिक या पर्टिकुलर शेप है जैसा आपको दिख रहा है, आप बोलेंगे नहीं, हमें वैसा भी नहीं दिख रहा है। इसकी बॉडी जो है वो कैसी है? फ्लैट है। बॉडी कैसी है? फ्लैट है, जिसकी वजह से हमने इसका नाम फ्लैट वॉर्म्स दिया है। पहली चीज तो ये समझनी है आपको। दूसरी बात, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम पोजेस फर्स्ट इवॉल्व्ड ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये फ्लैट वॉर्म्स या प्लेटीहेल्मिन्थस पहले ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने क्या किया, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो किया। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको किसी में भी नहीं लिखवाया, ना मैंने आपको पॉलीफेरा में लिखवाया है, ना मैंने आपको निडेरियंस के अंदर लिखवाया है, और ना ही मैंने आपको उसके बाद जब तीनों फोरा पे हम मूव किए थे, ना मैंने आपको उसके अंदर लिखवाया है। बट जब हम इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं कि ये कैसे है, जो ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं। ऑर्गन है बट इतना भी एडवांस नहीं हो गया है कि हम लोग ऐसा लिख दे कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ये शो करता है। इसके पास कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन लेवल ऑफ। ठीक है, अब एक पॉइंट है इसका बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप फ्लैट वॉर्म्स के अंदर उस पॉइंट को नहीं लिखते हैं आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखा जाता है जहां पे हम लोग मेंशन करते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, कहते हैं, अब ये पूरा कैसा दिख रहा है आपको? फ्लैट दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? फ्लैट दिख रहा है। ठीक है, तो एक हम लोग टर्म देते हैं यहाँ पे, कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। मैंने यहाँ पे लिखा है डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। ठीक है, नजर आ रहा है आपको साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जो बॉडी है इसकी डॉर्सल, डॉर्सल मतलब क्या होता है? बैक साइड। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बॉडी में, जैसे ह्यूमन बॉडी में हम देखना स्टार्ट करते हैं, तो आपका डॉर्सल साइड कौन सा है, तो आप बोलेंगे आपका बैक साइड, मतलब आपकी जो पीठ वाला जो साइड है वो क्या है? डॉर्सल है। ठीक है, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी वेंट्रल साइड कौन सा होता है, तो वेंट्रल साइड मतलब आपका फ्रंट फेस जो है ना उस साइड में। कोई आपसे पूछेगा आपका माउथ कहाँ है, आप बोलेंगे वेंट्रल साइड में है। आपका नर्वस सिस्टम कहाँ है, आप बोलते हैं डॉर्सल साइड में। ये कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में अभी अभी हम लोग आगे जाके डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, इसी चैप्टर में ही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको। तो पोजीशनिंग अगर आपको समझ नहीं आएगी तो पूरे चैप्टर में दिक्कत होगी, पूरे एनिमल किंगडम में आपको वहां पे प्रॉब्लम आनी कंफर्म्ड है। ठीक है, तो आपको पोजीशनिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझना है। पोजीशनिंग आप ऐसे समझिए, मैं आपको समझा देती हूँ। जितने भी फाइलम हम लोग रीड करेंगे सब में घूम फिर के वही चीज आएगा, निकल निकल के सामने आपके पास। सिमेट्री कैसी है, डॉर्सल है, वेंट्रल है, ये सारी चीजें बार बार जो है वो आपको परेशान करने का काम करेंगे। ठीक है,
तो आपको क्या करना है यहाँ पे सिमेट्री। अब मैं ह्यूमन बॉडी नहीं पढ़ा रही आपको, मैंने पहले बोल दिया, मैं सिखा रही हूँ क्योंकि आप ह्यूमन है, आप इससे इजीली समझ सकते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। मुझे आपको ह्यूमन बॉडी नहीं पढ़ाना, मैं समझा रही हूँ बस, आपको इस चीज को दिमाग में रखिएगा। देखिए, तो मान लीजिए ये फ्रंट साइड है और यहाँ पे इसका माउथ है, यहाँ पे क्या है, इसका माउथ है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि ये जो फ्रंट साइड जो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, इसका फ्रंट साइड, इसका फ्रंट साइड, इसका जो फ्रंट साइड है वो क्या है यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रल। क्या बोलते हैं हम लोग, वेंट्रल बोलते हैं। हर जगह आएगा, इस चैप्टर में तो स्पेशली हर जगह पे आएगा, ठीक है। अब हम इसके बैक साइड की बात करते हैं। अब 2D डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, इसका बैक तो मैं दिखा नहीं सकती, मतलब आपकी पीठ वाला जो साइड है वो, ठीक है। इसके बैक साइड की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसका जो बैक साइड होगा यहाँ पे क्या होगा, बैक साइड, ठीक है। बैक साइड के लिए हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं डॉर्सल। आपका हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रल है या डॉर्सल है, फटाफट बोलिए उधर से, हार्ट कहाँ है आपका, वेंट्रल। ठीक है, वेंट्रल है। आपका नर्वस सिस्टम कहाँ है, डॉर्सल। ठीक है। आपकी बॉडी में किडनी की पोजीशनिंग क्या है, वेंट्रल है या डॉर्सल है, वेंट्रल। किडनी जो है वो नीचे यहाँ पे बैक साइड में, बैक के, मैं आपको जब चैप्टर कराऊंगी ना एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, वहां पे स्पेशल एक लाइन लिखी हुई है, उसमें लिखा गया है कि डॉर्सली आपके बैक वॉल के साथ किडनी जो है वो एसोसिएटेड होती है। तभी आपने देखा होगा एक्सीडेंट में अगर बैक पोर्शन के नीचे यहाँ पे चोट आती है तो किडनी डैमेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टमक में या गट में कहीं होता है जैसा लोग समझते हैं। किडनी की पोजिशनिंग जो है नॉट वेंट्रल, डॉर्सल साइड में होती है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, चलिए इस डायग्राम ने इतना काम तो किया है कम से कम कि लेफ्ट राइट समझा रखा है। अगर मैं ऐसे खड़ी हो जाऊं तो इस डायग्राम का ये लेफ्ट है और इधर वाला राइट है, लेकिन हम ऐसे बात करते हैं यहाँ पे, उसी को हम लोग लिख देते हैं जैसे आप हार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइड भी और ये साइड भी, बोथ साइड, मतलब ये इसका क्या है, ये लेफ्ट साइड है, आपको राइट दिख रहा है बट इसका क्या है, लेफ्ट साइड है। और ये भी क्या है इसका, यहाँ पे ये राइट साइड है, क्या है ये, राइट साइड है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल बोलते हैं, LATERAL, लेटरल। और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को, इसको हम लोग लेटरल बोलते हैं। पोजिशनिंग मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, ठीक है, कि क्या आप यहाँ पे पोजिशनिंग समझ सकते हैं, पोजिशनिंग ऑफ बॉडी सिमेट्री, पोजिशनिंग ऑफ बॉडी सिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी पोजिशनिंग को देखना जब स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब हम आते हैं फ्लैट वर्म पे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्लेटीहेल्मिन्थस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब फ्लैट वर्म पे हम लोग आते हैं, वहां जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो फ्लैट वर्म को बोला गया है डॉर्सो, डॉर्सो मतलब बैक वाला, वेंट्रली मतलब डॉर्सल साइड लिया, वेंट्रल साइड लिया, उसको पकड़ के चपटा कर दिया, उसको हम लोग बोल रहे हैं डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। अगर ऐसा होता कि इसके लेफ्ट साइड को राइट साइड को पकड़ के हमने ऐसे करके चपटा कर दिया, ठीक है, तो हम लोग वहां पे बोलते कहते हैं उसको लेटरली फ्लैटेंड। बट यहाँ पे लेटरली फ्लैटेंड नहीं लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। पहले मुझे एक बात बताइए, ये स्टेटमेंट समझ आया हर बच्चे को कि डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का अच्छे से, मैम। ठीक है। तो हम एक पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में कि डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का क्या मतलब होता है, ठीक है। फ्लैट वॉर्म है, क्या है ये, फ्लैट वॉर्म है। इस वजह से इसको फ्लैट वॉर्म बोला जाता है क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स और सारे मेंबर्स कैसे होते हैं, ऐसे चपटे होते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, जो हमने प्रीवियस पेज पे क्या किया, सेव किया है। कैसा है ये फोटो, कैसे दिख रही है आपको, ये मेंबर जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कैसा है, ये फ्लैटेंड है, कैसा है, फ्लैटेंड है। इसकी बॉडी जो है चपटी है, फ्लैट है। जितने फ्लैट वॉर्म्स है ना, लिवर फ्लूक भी आएगा उसमें, ठीक है। एग्जाम्पल्स में हम लोग देखेंगे,
तो इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं ना सब वैसे ही नजर आते हैं, सारे सारे फ्लैट होते हैं। बट फ्लैट का एक टाइप है, कैसा फ्लैट है, नीट के एग्जाम में आपको दिया जाएगा, ढूंढ लीजिएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, ठीक है, लेटरली फ्लैटेंड, एपिकली फ्लैटेंड, ऐसे ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन बनाए जाएंगे। आपको टिक किसके ऊपर करना है, आपको मार्क करना है वहां पे डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, ठीक है, उसके ऊपर आपको मार्क करना है, ठीक है। तो हम लोग अब इसको स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, ये मैंने पोजीशनिंग समझाया है, ऐसा नहीं है कि प्लेटीहेलमिन्थस का कोई पॉइंट है। और देख लीजिए आप प्लेटीहेलमिन्थस, ताकि आपको इजीली एग्जाम में याद रहे। थ्योरी जो है उसको बाद में बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि पहले ये पढ़ाई करके बैठ गए, हमने पहले किताबें छाप ली उसके बाद हम गए ऑर्गेनिज्म को ढूंढने के लिए। सारा क्या है, प्रैक्टिकल वर्क होता है, जो हम देखते हैं उसी को हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो समझने पे ज्यादा जोर दीजिए, नोट्स वोट्स तो खुद ही लिखा जाता है, कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। ये तो है ही, एक डायग्राम मैंने सेव कर रखा है, मैं समझाती हूँ आपको। देखिए जितने मेंबर है आप लोगों को, हाँ नजर आ रहा है, ठीक है। ये फ्लैट है, इसकी बॉडी कैसी है, जो मैंने आपको बोला, यहाँ पे प्लेनेरिया है, लिवर फ्लूक है, टेप वॉर्म है, सब है, जितने हैं यहाँ पे कैसे दिखेंगे आपको, एग्जाम्पल ये एनसीईआरटी ने जो दे रखे हैं आपके वही है। तो ये सारे मेंबर्स आपको कैसे दिखते हैं, इनकी बॉडी जो है वो फ्लैट होती है, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। और ये एक ऐसा स्पेशल मेंबर है जिसके बारे में हम लोग क्या लिखना स्टार्ट करते हैं, कहते हैं कि ये ऐसा मेंबर है और ये ऐसा फाइलम है जिसने फर्स्ट टाइम, पहली बार ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करने का काम किया, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखते हैं, मेंशन करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए प्लेटीहेलमिन्थस को हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, प्लेटीहेलमिन्थस। सबसे पहली चीज जो है यहाँ पे, दे आर commonly called as flat worms। 9th में थे तो आप क्वेश्चन करते थे, याद आया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेफर्ड एज, जो एमसीक्यू वाले ढेर सारे फाइनल एग्जाम में पेपर आते थे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेफर्ड एज फ्लैट वॉर्म। वहां तो बहुत बड़ी बात होती है कि एस्केलमिन्थस, प्लेटीहेलमिन्थस, निमेथेलमिन्थस, इन सब के बीच में बच्चा वहां पे डिफरेंशिएट कर पाए, कैटेगराइज कर पाए। तो कॉमनली इनको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैट वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, बॉडी जो है इसकी, बॉडी का जो टाइप है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, क्योंकि ऐसा किसी में भी मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी ना आपको सुनने को मिलेगा। बॉडी जो है इसकी कैसी है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। इसकी बॉडी कैसी है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। मैंने बहुत अच्छे समझाया है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ भी आया होगा। बॉडी इसकी कैसे लिख दी हमने, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं। जब हमने इसकी बॉडी लिख दी है, बॉडी के बाद अब बात आती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसको हमने लिख दिया यहाँ पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसका, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रैकेट में लिख देंगे, विद इन ब्रैकेट, फर्स्ट फाइलम, first phylum to show, first phylum which showing
ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। पहला ऐसा मेंबर है जिसने पहली बार क्या किया है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करने का काम किया। यहाँ तक नोट हो गया आपका, नोट कर लीजिए यहाँ तक। आगे बढ़े, हो गया ये सबका? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए सिमेट्री कैसे दिख रही है आपको, इसकी सिमेट्री कैसे दिख रही है बताइए तो। ये देखिए रटना क्या है जब आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, ये है, ये तो खैर ह्यूमन बीइंग है, उस पेज को मैं हटा ही दूंगी। कैसे सिमेट्री दिख रही है आपको इसकी? बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, अब ऐसा तो कोई स्टूडेंट है नहीं जो बोले कि हमें इसमें रेडियल सिमेट्री दिखाई दे रही है, एक सेंटर लिया और ऐसे डिवाइडर से कितना भी काट के देख रहे हैं तो 2 इक्वल हाफ, ऐसा तो मिल नहीं रहा। हाँ ये है कि इस सिरे को पकड़ के और यहाँ से ऐसे जब हम करेंगे तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो सिमेट्री इसकी कैसी है, बाइलेटरल है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। ठीक है, एक लगा देती हूँ डायग्राम, सिमेट्री इन प्लैटी-हेलमिंथस। बाइलेटरल साफ साफ क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में क्या है इसकी सिमेट्री दिख रही होती है। ये देखिए, मतलब आपने क्या किया है, एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक जब इसको कट करने का काम किया है तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि ये मेंबर कैसा है, इसके पास सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल है। हम लोग लिख लेते हैं सिमेट्री का पॉइंट। सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल, बाइलेटरल मतलब क्या है, मतलब ये है द organisms can be divided into two equal halves by only one प्लेन। और ये यहाँ पे ये प्लेन दिख रहा है, एक ही प्लेन से आपने क्या किया है, इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया है। ठीक है, और ये बाइलेटरल जो सिमेट्री है ये यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जर्म लेयर्स के अकॉर्डिंग देखना स्टार्ट करते हैं कि ये जो प्लेटीहेलमिन्थस है ये क्या है। ऑल द members of this phylum are ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे होते हैं सारे के सारे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब दे कंटेन थ्री बॉडी germ layers which are, पहला अब क्या है इसमें मेसोडर्म आ गया है। ठीक है, तो पहला हो गया आपका, अंदर की तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं, एंडोडर्म,
मेसोडर्म और एक्टोडर्म। एंडोडर्म क्या है? ये इंटरनल लेयर है। मेसोडर्म क्या है? मिडल लेयर है। और एक्टोडर्म क्या है? एक्सटर्नल लेयर है। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटिहेलमिन्थस। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस बताया हुआ नहीं, इसको नहीं करते हैं, सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक वाले को पढ़ते हैं। जानते हैं आप तो। देखिए, इस डायग्राम में जब आप ध्यान से देखना स्टार्ट करेंगे, आपको दिख रहा होगा, हाँ नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है? एंडोडर्म को शो कर रहा है, उसके बाद ये मेसोडर्म को शो कर रहा है, और साफ साफ यहाँ पे क्या दिखा रहा है? एक्टोडर्म को शो कर रहा है। ठीक है, एंडोडर्म जो है वो ये येलो कलर का है। ये जर्म लेयर की बात हम कर रहे हैं। फिर आप बोलेंगे फिर बीच में ये जो भरा हुआ है ये क्या है? गट है इसका। इस बेचारे के पास पैसेज होगा ना, चाहे जो भी बॉडी है, बट इसके पास पैसेज तो यहाँ पे होगा। ठीक है, ऐसे इसमें सारी ही चीजें बताई हुई हैं। ठीक है, मतलब ये भी बताया हुआ है स्यूडोसिलोमेट ये नहीं होता, बट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम को मैं हटा देती हूँ समझाने के लिए, बस मैंने यहाँ पे उसी पर्पज से करा है इसको। कहीं ऐसा ना हो कि आप यही समझ लें कि क्या होता है ये स्यूडोसिलोमेट होता है, तो ऐसा आपको नहीं समझना है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा यहाँ पे कि ये जो क्या है यहाँ पे स्यूडोसिलोमेट है। हटा ही देती हूँ मैं इसको। ये एसिलोमेट होता है। चलिए दोनों खत्म कर दिया मैंने यहाँ से, ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, और ये समझा रहा है, बट यहाँ पे क्या किया है इसने? स्यूडोसिलोमेट का भी राउंड वर्म का दिखा दिया है। फ्लैट वर्म तो पढ़ ही रहे हैं, इसका ड्रामा हटाइए, कहानी खत्म। कहीं ऐसा ना एग्जाम में आप लिख दीजिए और फिर आप बोलिए भाई हमें टीचर ने बताया था ऐसा। तो आप बात को समझिए, इसने क्या किया है? सबको ही यहाँ पे शो करने की कोशिश करी है। तो मैं इसको व्हाइट कर देती हूँ और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी कि ये जो है एसिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं? एसिलोमेट। ए का मतलब क्या होता है? नॉट होता है। साइंस में मोस्टली हम लोग जहां भी ए लगाते हैं, ए का क्या मतलब, अभी थोड़ी अर्थवर्म पढ़ रहे हैं हम लोग, आगे पढ़ेंगे जाकर। ठीक है, अगर कहीं पे किसी चीज को एसिलोमेट बोलता है, एसिलोमेट का मतलब है कि उसके पास सिलोम जो है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, अगला एक पॉइंट लिख लीजिए, फ्लैट वर्म्स आर एसिलोमेट। क्या लिखेंगे? कैसे होते हैं ये? एसिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं ये? एसिलोमेट। पॉइंट लिख देती हूँ अगला। चलिए, क्लीन हो गया अब। ये तो अच्छा है, ये डायग्राम तो बहुत अच्छा है, तो इस वजह से मैंने करने दिया इसको। चलिए आगे लिख लीजिए। यहाँ पे ये भी एक स्पेशल पॉइंट है, इसका पूछा जाता है। ए सिलोमेट्स टर्म दिया जाता है उसके लिए। ए सिलोमेट्स क्या मतलब समझा आपने? इसका मतलब हो गया सिलोम एब्सेंट। क्या मतलब हो गया इसका? सिलोम एब्सेंट। ठीक है, इसको कीजिए।
फटाफट नोट कीजिए इसको, हो जाए तो बताइए मुझे। हो गया मैम। हो गया, ठीक है। अब देखिए एक चीज समझिए बहुत अच्छे से, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में, मतलब जो मैं पूछती हूँ मोस्टली बच्चों से, टीचर्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये चीज तो ठीक है, ये सब तो हमने पढ़ लिया है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, समझ भी आपको बहुत इजीली आ गया होगा, बट एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो पॉइंट अभी मैं लिखने वाली हूँ आगे जाके, मोस्ट ऑफ द फ्लैटवर्म्स और प्लेटीहेलमिंथस आर एंडोपैरासाइट्स। इसका ये मतलब है कि ये गट में भी, कैसे लिवर फ्लूक वगैरह आपने नाम सुन रखा है ऑलरेडी, ठीक है, ये क्या है, गट में भी पाए जाते हैं। ये देखिए, ये लिवर फ्लूक है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी आपको एग्जांपल, प्लेनेरिया 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, प्लेनेरिया का नाम भी आपने सुन रखा है, टेप वर्म भी सुन रखा है, ये 3 एग्जांपल तो 9th क्लास में भी थे, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे, तो जब एंडोपैरासाइट्स होंगे तो उसके फीचर क्या होंगे, तो इसको ऐसे समझिए, ऐसे याद करना है आपको। अच्छा एक बात बताइए, आप अगर कहीं हॉस्टल में रह रहे होते जहाँ पे आपको फूडिंग और लॉजिंग दोनों की फैसिलिटी होती है, ऑब्वियस है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ फूडिंग रखेंगे फिर बोलेगा आप जाके फुटपाथ पे सोइए, ऑब्वियस है कि फूडिंग लॉजिंग दोनों ही होगा, ठीक है। आपको वहां पे मतलब जितना आपको चाहिए ना उससे भी ज्यादा 5 टाइम्स का खाना पीना सब दिया जा रहा है, क्या आपको वहां पे किचन रखने की जरूरत है? जरूरत है आपको वहां किचन रखने की? आप बोले क्या करेंगे हम किचन रख के, झूठ मूठ का, भाई सारा सामान हम खरीदेंगे भी, बर्तन खरीदो, किचन रखने के बहुत तामझाम होते हैं, पता होगा आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि एक स्टोव रख लिया, बर्तन है ही नहीं आपके पास तो आप बोलेंगे किचन हो गया मेरे पास, बहुत सारे तामझाम होते हैं, बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो फ्लैट वर्म्स, हम उसकी बात कर रहे हैं जो एंडोपैरासाइट होंगे, ठीक है, जो फ्लैट वर्म्स एंडोपैरासाइट होंगे, ठीक है, उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है क्यों नहीं होता है, तो ये एग्जांपल याद कर लीजिएगा वहां पे, भाई ये बैठा है गट में चुपचाप आराम से आसानी से बैठा है, इसको फ्री फंड में पका पकाया खाना मिल रहा है, गट में बैठा है, वहां से सारा न्यूट्रिशन नरिशमेंट सब कुछ खींच रहा है, क्या जरूरत है इसको, क्यों कंटेन करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम? तो यही रीजन है कि इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, नहीं होता है, पहला फीचर। दूसरा फीचर, अब बोलता नहीं, जैसे कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है मोस्टली, कहता है भाई ये बैठा है, बैठ के खून पीने का काम कर रहा है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इसके पास हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं, सकर्स जिससे न्यूट्रिशन खींचने का काम करेगा, और हुक्स अपने आप को वहां पे फंसा के रखता है, ठीक है। तो ये जो खासियत है ना, इसको आपको रटना नहीं है यहाँ पे, मैं देखती हूँ अगर मिलता है एंडोपैरासिटिक फ्लैट वर्म्स तो अच्छी बात है। एंडो, ज्यादातर इसके ज्यादातर क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासिटिक बहुत सारी चीजें होती हैं, सिर्फ यही थोड़ी होता है, तो हम लोग एंडोपैरासिटिक प्लेटीहेलमिन्थस देख लेते हैं, ठीक है। नहीं, ये तो कॉमन ही फ्लैट वर्म दे रहा है, उससे अच्छा तो मैं ही लिख देती हूँ। पैरासाइट और एंडोपैरासाइट हम लोग यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं, उसका रीजन ये है, अंदर सरवाइव कर रहा है, कहाँ सरवाइव कर रहा है, अंदर सरवाइव कर रहा है, ठीक है, बॉडी के क्योंकि अंदर सरवाइव कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, एंडोपैरासाइट है। ऐसा तो कुछ है नहीं, उससे अच्छा मैं ही लिख देती, बेचारा डायग्राम में कहीं पे कुछ शो नहीं कर रहा।
ये बहुत तरीके से खून पीने का काम करता है, ठीक है। अब उसमें क्या है, जब हम लोग इसको समझना स्टार्ट करते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थस में भी कैसा फॉर्म जो कि क्या करे, एंडोपैरासाइट हो, कैसा हो, एंडोपैरासाइट हो, ठीक है। इसको समझिए अच्छे से। एंडोपैरासाइट जब होगा तो एंडोपैरासाइट होने में एक और खासियत क्या निकल के सामने आती है, इसको उधर कर देते हैं तो मेरे पास लिखने का स्पेस बच जाएगा, ठीक है। अगर एंडोपैरासाइट होगा तो एक खासियत ये लेके आता है अपने साथ, पहले उसका पॉइंट तो लिखा ही नहीं मैंने, मोस्ट ऑफ द flatworms are एंडोपैरासाइट्स। कैसे होते हैं ये, एंडोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। एंडोपैरासाइट है तो अपने साथ ये बोनस में क्या लेके आएगा, एंडोपैरासाइट है तो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसके पास नहीं होगा। जो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, ये एंडोपैरासाइट्स की बात कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बोल क्या रहा है, ना तो इसको वैसी जरूरत है, एब्सेंट भी लिखा रहता है मोस्टली, और मोस्टली रिड्यूस्ड लिखा रहा है। रिड्यूस्ड का क्या मतलब है, फंक्शनल नहीं है। रिड्यूस्ड का क्या मतलब है कि वो फंक्शनल नहीं है। ब्रैकेट में, विद इन ब्रैकेट आप इसको रिड्यूस्ड भी लिख सकते हैं, मतलब पता ही आपको रिड्यूस्ड का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए उसके लिए बोल रहा है ये प्लानेरिया विद रिड्यूस्ड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। भाई बैठा आराम से फ्री फंड में खा रहा है, खाना पीना मिल ही रहा है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं जाना है, कुछ दिमाग लगाना है, कोई प्रे आया पीछे से खाने के लिए, भागना कैसे है, बचना कैसे, वो सब करने की तो जरूरत ही नहीं है इसको। तो जिसकी वजह से इसके पास नर्वस सिस्टम भी कैसा होता है, रिड्यूस्ड होता है, ठीक है। कुछ टाइप्स यहाँ पे आपको बता रहा है, जहां जहां पे ये इन्फेक्ट करने का ये काम करता है, इसका टाइप यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। मैं कोशिश कर रही थी कि शायद हुक्स और सकर्स दिखता, बट नहीं नजर आया किसी में, मैंने वैसा टाइप नहीं किया शायद। तो ये हुक्स और सकर्स के थ्रू क्या करता है, अपने आप को फंसा के रखता है। हुक्स के थ्रू वहां पे मतलब फंसा रहता है, और सकर्स के थ्रू न्यूट्रिशन क्या करता है, खींचने का काम करता है। तो मैं लिख देती हूँ, हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट। अगला पॉइंट लिख लीजिए, हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट। इसमें हुक्स और सकर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए इसको। इसमें हुक्स और सकर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसके कुछ मेंबर ऐसे होते हैं ना कि जैसे बैठा है, ऐसे समझिएगा इस चीज को। इसके कुछ मेंबर ऐसे होते हैं कि जब ये बैठा है, जब ये क्या है यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए कि ये होस्ट की बॉडी में है, कहाँ पे है ये, होस्ट की बॉडी में है, ठीक है, ये है। और ये इसको मैं लिख देती हूँ समझाने के लिए आपको। सपोज कीजिए कि ये जो यहाँ पे स्काई कलर का जो दिखाया हुआ है, क्या है ये, होस्ट बॉडी है, ठीक है। तो कुछ मेंबर्स इसके ऐसे होते हैं जो इस होस्ट की बॉडी से भी क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने बॉडी वॉल से न्यूट्रिएंट्स को खींच सकते हैं। समझिएगा बात को, हुक्स एंड सकर्स तो है ही इसके पास, बट कुछ फॉर्म्स ऐसे भी होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं होस्ट की बॉडी से डायरेक्टली। ये होस्ट की बॉडी से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ये क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। समझ आया ये पॉइंट आप लोगों को, उससे भी करेगा, बट जो बॉडी प्रेजेंट है ना, जो कांटेक्ट में है, वो उसकी बॉडी से जो कांटेक्ट में है, तो एब्जॉर्ब भी करेगा अपने बॉडी सरफेस से, ठीक है। तो उसके लिए पॉइंट लिख लीजिए,
some parasitic forms can directly absorb nutrients from host body ये होस्ट की बॉडी से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को खींच सकते हैं और खुद को सरवाइव करा सकते हैं। कुल मिला के करना क्या है, खुद को सरवाइव ही तो कराना है, तो जितनी मेहनत करनी हो वो करते हैं उसके लिए, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, सबसे इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक तो वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड वाला था, ठीक है, पैरासाइट का तो मोस्टली सब जगह पे यही रोल होता है, और दूसरी चीज क्या है, इनके पास फ्लेम सेल्स। जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हिंदी हमारा मदर टंग है, तो फ्लैट बॉर्म फ से बोलते हैं ना, फ्लैट बॉर्म, तो मैं बच्चों को बोलती हूँ दोनों फ से याद कीजिए, फ्लैट बॉर्म फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स जो है इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्वेश्चन आप देखिएगा भरा पड़ा हुआ है, बहुत साल बहुत ईयर्स में पूछा गया है। इसके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो क्या है, फ्लेम सेल्स है। क्या है, फ्लेम सेल्स है, ठीक है। अब ये फ्लेम सेल्स क्या करते हैं, ये इसके एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में अपना रोल प्ले करता है। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में रोल प्ले करता है। एक्सक्रीशन मतलब क्या होगा, वेस्ट मटेरियल को बाहर करेगा। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है, मैंने सिर्फ फ्लेम सेल लिखा, क्यों लिखा फ्लेम सेल, भाई पता है कॉपीराइटेड है कि जब भी होगा तो किस में होगा, प्लेटियल मिथस में होगा और किसी में नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ मैंने यहाँ पे फ्लेम सेल्स लिखा है, ठीक है। फ्लेम सेल्स का मतलब ही यहाँ पे निकल के सामने आता है कि ये फ्लेम सेल्स क्या होंगे, हेल्प करेगा एक्सक्रीशन में, किसके, प्लेटिहेल्मिन्थस के, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग फ्लेम सेल्स को देखना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा सेल होता है, कोई बहुत वैसी चीज नहीं है कि आपको समझ नहीं आए, इसका स्ट्रक्चर आपको कोई नहीं देगा बनाने के लिए। और आप जितने फाइलम पढ़ रहे हैं, 3-3 नंबर का नोट है, थोड़ा सा मैं आपको मार्किंग स्कीम बता देती हूँ, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको स्कूल में सब्जेक्टिव पेपर देना होगा, यूनिट टेस्ट वेस्ट देने जाते हैं आप लोग, सारे ही तो फ्लाइंग कैंडिडेट नहीं है, पता है मुझे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सब्जेक्टिव पेपर्स भी देते हैं आप लोग। चलिए, तो यहाँ पे ये फ्लेम सेल्स जो है ना, ऐसा शेप होता है बस, और मुझे कुछ नहीं बताना इसमें, ऐसा इसका शेप होता है। और ये करता क्या है, एक एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फ्लेम सेल्स। It help in excretion and osmo regulation in platyhelminthes। ये प्लेटिहेल्मिन्थस में क्या करता है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ये सबसे ज्यादा मतलब इस फाइलम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके जो सेक्सेस होते हैं, आर नॉट सेपरेट, मतलब मेल फीमेल एक ही बॉडी पे होगा, दोनों क्या होगा, मेल प्लस फीमेल। सिंबल दे दिया मैंने समझाने के लिए, ठीक है।
अगर आपको कभी दिक्कत आए ना कि ऑस्मोरेगुलेशन का क्या मतलब होता है, तो हमेशा वो एग्जांपल याद कर लीजिएगा जो मैंने आपको एक एग्जांपल सिखाया था एक बार। मैंने बहुत लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दी थी इसको समझाने के लिए कि अगर आप किसी फ्रेश वाटर में सरवाइव करने वाली फिश को, ये फिश कैसी है, फ्रेश वाटर में सरवाइव करने वाली, कहाँ डाल दिया आपने इसको उठा के, मैरीन वाटर में डाल दिया है। कहाँ डाल दिया आपने इसको उठा के, मैरीन वाटर में डाल दिया है। मैरीन वाटर में क्या होगा, फिश सरवाइव करेगी या नहीं करेगी, क्या होगा बताइए, क्या होगा? ये फिश जो है ये सरवाइव नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी सरवाइव? क्योंकि जो प्योर वाटर है उसके पास हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल होता है। मतलब जैसे जैसे, अब जैसे ये प्योर है, होगा क्या, इस फिश के एक एक सेल से क्या होगा, पानी ऐसे बाहर निकलना स्टार्ट होगा और सारे सेल्स के रप्चर होने की वजह से इस फिश की क्या होगी, डेथ हो जाएगी। यानी कोई ऐसा, जैसे हमारी बॉडी में या आपकी बॉडी में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, वहां पे हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो आपकी बॉडी का किडनी है वो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। 180 लीटर के फिल्ट्रेशन के बाद, 180 लीटर मतलब समझ रहे हैं आप? 180 लीटर का मतलब आप समझते हैं, जो पानी का जो कैन आता है 20-20 लीटर वाला, ठीक है, वैसे वैसे 9 कैन, ठीक है। तो 180 लीटर, आप बोलेंगे हमें तो नजर नहीं आता कितना फिल्टर करता है, इतना तो लिक्विड नहीं है हमारी बॉडी में। मतलब ये है कि किडनी जो अवेलेबल है पूरे 24 घंटे में जो रन हुआ फ्लूइड और जिसको उसने फिल्टर करने का काम किया, उसका डेटा है ये, ठीक है। उसमें से सोचिए ये कितनी मेहनत कर रहा है दोनों किडनी मिलके, कि इन्होंने सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको एब्जॉर्ब करने के बाद सिर्फ 1.5 लीटर ही क्या होने दिया है, बॉडी से बाहर रिमूव होने दिया है। तो आप समझिए कि किस तरीके से ये क्या करता है, ऑस्मोरेगुलेशन का काम करता है। तो ये बेचारे तो छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म, ऐसा तो कुछ है नहीं कि बहुत एडवांस है या किडनी कंटेन कर रहा है या किडनी प्रेजेंट है इसके पास। तो ये क्या करते हैं यहाँ पे छोटे लेवल पे थोड़ा सा ऑस्मोरेगुलेशन प्रोवाइड कराने का इनको काम करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन करके रखते हैं इसकी बॉडी में, ठीक है। कभी अगर कंफ्यूजन हो तो ये वाला एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने वहां पे लिख तो दिया है, बट हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। ये तो केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, ये जो मैंने आपको बताया है, प्योर वाटर हैज द हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल। और वैल्यू कितनी होती है बताइए, मैंने बताया था वैल्यू कितनी होती है प्योर वाटर के, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, किसी को याद है या नहीं है? बहुत देर से मुझे आवाज नहीं आ रही है, कोई सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है? कोई बोल ही नहीं रहा उधर से। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है, रिप्लाई कीजिए। 0। हाँ ठीक है, 0 होता है, हाईएस्ट ही 0 होता है। तो बाकी वैल्यू जो है ना वो मतलब माइनस, मुझे ऐसा लगा ना कि कुछ एरर तो नहीं आ गया टेक्निकल, जो कोई बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या तो है, मैम मैं बोल रही थी, मैं माइक ऑन करना भूल गई। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है। तो समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अब चलिए हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी हो जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो नंबर कैसे इंक्रीज होगा? कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज है, उसको जब अपना नंबर इंक्रीज करना है तो कैसे इंक्रीज करेगा? इंक्रीज करने का एक ही तरीका है उसके पास कि क्या करे वो, फर्टिलाइजेशन करे। तो उसके लिए जब हम यहाँ पे सेक्सेस की बात करते हैं तो वो सेपरेट नहीं होते हैं। सेपरेट नहीं होने का मतलब मेल प्लस फीमेल, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है, ये एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल। इंटरनल, इंटरनल का मतलब इनसाइड द बॉडी, इंटरनल का मतलब इनसाइड द बॉडी होता है इनके अंदर। फर्टिलाइजेशन जो होगा वो बॉडी के अंदर होता है, नॉट एक्सटर्नल। प्रिमिटिव है बट उतना भी नहीं है, बहुत सारे थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शंस भी निकल के सामने आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं
डेवलपमेंट की, कैसे आपका सब में दिमाग खराब करके रखा हुआ, डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोला जाता है हर जगह पे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही शुरू में ही इसके क्राइटेरिया में समझाया था कि अगर आपको डायरेक्ट बोला जाए तो आप अपना एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट का मतलब है कि जो न्यू बॉर्न होगा ना, बीच में कोई लार्वल स्टेज नहीं है, वो डायरेक्ट अपने पेरेंट की तरह रिजेंबल करता है, वो अपने पेरेंट की तरह दिखता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसा है ये, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थ्रू many larval stages। बहुत सारे लार्वल स्टेजेस से होता हुआ, गुजरता हुआ, ये क्या शो करता है, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को शो करता है। इसका मतलब ही यही है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ही यही है कि वहां पे जब भी कभी आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिले ना, आप इसका मतलब समझ जाइए कि अच्छा क्या होगा यहाँ पे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है प्रेजेंस ऑफ लार्वल स्टेजेस। मतलब ही इसका यही है। इनडायरेक्ट का मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा, डायरेक्ट का मतलब लार्वल स्टेज क्या होगा, वहां पे एब्सेंट होगा, ठीक है। तो इसको कर लीजिए मार्क। अब देखिए, अभी अभी प्लेनेरिया देखा है आपने पिछले वाले पेज पे, बहुत आप पहचानते हैं, बहुत अच्छे से प्लेनेरिया को पहचानते हैं। प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेबिलिटी। इसके पास बहुत ज्यादा रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है। खूब पढ़ा है अपने 10th क्लास में, दिखा देती हूँ आपको। रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, खुद ही आ गया। देखिए काट के मैं इसको ऐसे ही छोटा करने वाली हूँ, उसके पहले मैं समझा देती हूँ आपको। देखिए वहां फिट कर दूंगी ले जाके, ये दिख रहा है आपको अच्छे से। एक प्लेन एरिया है, एक क्या है, प्लेन एरिया है, ठीक है। इस एक प्लेन एरिया को अगर आप कट करते हैं, अगर आप क्या करते हैं, कट करते हैं, ठीक है। जो डॉटेड लाइन से ब्लैंक दिखा रहा ना यहाँ पे, मतलब कि वो पोर्शन कट हो गया, ठीक है। कट हुआ तो फिर इसने बना लिया, ठीक है। अब ये पोर्शन, ये पीछे वाला पोर्शन कट हुआ, इसने इसको बना लिया, यहाँ पे इसको बना रहा है। फिर अगर ये पोर्शन है, सोचिए कैसी हैरानी की बात है, यहाँ पे पीछे वाला पोर्शन गायब नहीं है, इतना अवेलेबल है। ये देखिए फुल बॉडी बना ले रहा है, कैपेबिलिटी है इसके पास, ये पोर्शन अवेलेबल है। बट यहाँ पे क्या है, ये भी फुल बॉडी बना ले रहा है। इसको क्या बोलते हैं, री मतलब अगेन जनरेशन, दोबारा जो जनरेशन करने की कैपेबिलिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है, तो देखती हूँ ज्यादा छोटा हो गया क्या, तो यहाँ सेट कर देती हूँ, हो गया, ताकि आपको देख के याद आ जाए। आप जब देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि नहीं क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। और आपको यहाँ पे साफ साफ दिख भी रहा है कि क्या कर रहा है ये, प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेबिलिटी। रीजनरेशन को क्या कर रहा है वहां पे, ये शो कर रहा है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं लिवर फ्लूक पे, एग्जांपल्स पे हम लोग आते हैं। एग्जांपल्स में हम लोग पहले क्या देख लेते हैं, लिवर फ्लूक, फैसियोला हेपेटिका नाम है उसका, लिवर फ्लूक। भाई ऐसा शेप होता है इसका, ये है लिवर फ्लूक है, ठीक है।
ये रहा 1 क्या टेढ़ा हो गया ये? इससे अच्छा मैं दूसरा ही लगाना। ये एक रहा लिवर फ्लूक, देखिए अब इसमें क्या है, ढेर सारे आपको शो हो रहे हैं। यहाँ पे एक है, ये भी एक लिवर फ्लूक ही है, ये भी एक लिवर फ्लूक है, और यहाँ पे इसका साइकिल बताया जा रहा है। साइकिल बहुत आसान सा है, ग्रेजुएशन में पढ़ना है आपको। ये साइकिल है इसका, लिवर फ्लूक का लाइफ साइकिल यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए ऐसी स्टोरी की तरह समझा देती हूँ, लिखना नहीं आपको, मैंने पहले ही बता दिया, ये आपको नहीं है, ग्रेजुएशन में पढ़ना है। देखिए दिख रहा होगा साफ साफ आपको, व्हाइट तो नहीं नजर आ रहा? नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ पे एक काऊ दिखाया जा रहा है, गाय है या जो भी है पता नहीं, डॉटेड लाइन में कुछ पता नहीं चल रहा क्या है। तो ये जो काऊ शो किया जा रहा है यहाँ पे, इसके पास इस नहीं शीप है लिखा हुआ है यहाँ पे, ये काऊ जैसा बना हुआ है बट यहाँ पे शीप लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर एडल्ट फ्लूक है, लिवर फ्लूक है इसके अंदर, ठीक है। अब ये कैसे आया, कैसे गया आखिर यहाँ पे? तो कैसे गया उसका आंसर क्या है, सो सुनिए। तो ये शीप जो है इसने क्या किया, यहाँ पे कुछ हर्ब्स, जैसे ये क्या यहाँ पे हर्ब्स आपको दिख रहे हैं, इसको इसने खाने का काम किया। इसने जो खाने का काम किया, तो यहाँ पे ये मेटासर्केरिया जो इसका यहाँ पे प्रेजेंट है लार्वा के फॉर्म में, इसने इसको इंजेस्ट कर लिया। इसने क्या किया, इसको इंजेस्ट कर लिया, ठीक है। इसको इंजेस्ट करने के बाद जब ये हैचिंग करेगा, किसकी हैचिंग करेगा, एग्स की। हैचिंग करने के बाद क्या होगा, ये अपने फीकल मैटर से रिलीज करेगा, ठीक है। और फीकल मैटर से जब रिलीज करेगा तो करता 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 करता, यहाँ पे बहुत सारा नाम लिखा हुआ मेरा सीडियम, जैसे कैसे आपने अभी भी लिखा है कि वेरियस लार्वल स्टेजेस से गुजरता हुआ ये क्या करेगा, एडल्ट फॉर्म को अक्वायर करता है। वही सारा ड्रामा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे है ना, ये शो नहीं कर रहा आपको, देखिए डॉटेड लाइन से या फिर बहुत लाइट से यहाँ पे आपको ये स्नेल बना रखा है इसने, ये रहा। इसने क्या किया है, आपको एक स्नेल बना रखा है, दिख नहीं रहा आपको साफ साफ, ये क्या है, स्नेल है, ठीक है। बट इसके अंदर, इस छोटे से ऑर्गेनिज्म के अंदर बेचारा तो शो कर नहीं सकता, जिसकी वजह से ये स्टेजेस इसने यहाँ पे शो कर रखा है। फिर ये जाके कहाँ पे सेव हो गया, मान लीजिए कि ये स्नेल चला कहीं गया, जहां जहां पे गया उस हर्ब पे क्या किया उसने, सेव कर दिया। तो ये बस यहाँ पे लाइफ साइकिल बताया जा रहा है आपको। क्या बताया जा रहा है, सिर्फ एक लाइफ साइकिल बताया जा रहा है। ये क्या है मैम, वो सिप जो खाया तो वो डाइजेस्ट नहीं हो जाता है उसके पेट में? देखिए मैं बताती हूँ, कभी भी अगर इस चीज को लेके, मेरे से ना 12th स्टैंडर्ड में एक लड़की थी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में ना मैं एस्केरियोसिस पढ़ा रही थी, मुझे आज तक वो याद है। तो पूरा पहले सुन लिया उसने, पूरी एक्सप्लेनेशन। एस्केरियोसिस पढ़ना है आप लोग को, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 8वें चैप्टर में, 12th क्लास में चैप्टर। पहले उसने पूरा लेक्चर सुन लिया। लेक्चर सुनने के बाद कहती है, मैम मेरे तो एक बात समझ नहीं आ रही अभी तक, इतना बड़ा स्केरिस कब गया होगा हमारे पेट में, कब जाता है हम लोगों के पेट में? होता क्या है कि डाइजेशन में ये जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना छोटे मोटे, ठीक है, इनका जो एग्स है, अब हैचिंग हुई सबकी, ठीक है, तो सबका तो डाइजेशन नहीं होता, एक आधा, ये बहुत वेरियस नंबर में, बहुत मतलब लार्ज नंबर में, लार्ज क्वांटिटी में ये क्या करते हैं, उसको रिलीज करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सब पे डाइजेस्टिव एंजाइम काम ही कर जाए। एज फॉर एग्जांपल जैसे अभी लिवर फ्लूक हम देख रहे हैं, ठीक उसी तरीके से आगे जाके हम राउंड वॉर्म्स देखेंगे। तो एस्केलमिंथस का एग्जांपल, अब छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, ठीक है। गोलगप्पा खाने गए आप, ठीक है, पता चला उसने जहां से जिस टैप वाटर से पानी डाला, उसमें मोस्टली होता भी यही है, तो पोल्यूटेड ही होता है वो वाटर, उतना प्योर होता नहीं कि आप जैसा सोचते हैं। तो अब ऐसा हो बाय डिफॉल्ट कि उसमें एक एग गया होगा,
एस्कैरिस का, ठीक है। आपने खाया, खाने के बाद वो चला गया आपके गट में, गट में जाने के बाद उसकी हैचिंग हो गई। हैचिंग होने के बाद वो अपना नंबर क्या, मतलब पहले तो जैसे ही हैच किया वो धीरे 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 अपना साइज इंक्रीज करता है। मैं आपको एक बात बताऊं, इन सब, अभी तो मैं बस ऊपर ऊपर से बता रही हूँ ना, इन सब में एक लाइफ साइकिल पे ग्रेजुएशन में 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। जैसे मैं उसका एस्केलिंथस का एग्जांपल दे दूं, ठीक है। उसमें भी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उसके पास अपना हुक्स प्रेजेंट है, सकर्स प्रेजेंट है, बहुत सारा। ये खुद भी अपने अंदर क्या करता है, अडेप्टेशन करने का काम करता है कि जैसे कैसे इसको अच्छे तरीके से इजिली फ्री फंड में फूड अवेलेबल हो सकता है, न्यूट्रिशन अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इसके अंदर सबके ऊपर, तभी तो मैंने आपको एक बात बताई यहाँ पे कि अगर ये गया है यहाँ से तो इसके फीकल मैटर के थ्रू एग रिलीज भी हो रहा है। सबके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम काम नहीं करते। जैसे बहुत सारे, जब मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी, उसको पढ़ाते वक्त ना, जैसे मार्केट में ये बिकते हैं कि भाई अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया तो आप घोल के उसको पी लीजिए, वो तुरंत ठीक हो जाता है। उसमें ऐसी चीजों को मिलाया जाता है जिसके ऊपर ना तो कोई डाइजेस्टिव एंजाइम काम करेगा, ना आपके बॉडी की किसी मशीनरी को उससे मतलब है, वो सीधा आपके इसोफेगस और स्टमक इंटेस्टाइन से क्रॉस करता हुआ, पुश करता हुआ, धक्का मारता हुआ सीधे एनस तक जाएगा, ठीक है। तो यही मशीनरी होती है और ये सीधा कहाँ होगा, फीकल मैटर से बाहर हो जाएगा। तभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं यहाँ पे। कुछ रोल है, चाहे एंजाइम का रोल है, बहुत सारे नंबर में ये प्रोड्यूस होते हैं। कुछ क्या हो गया, वहां से फ्लश होता हुआ बाहर चला गया। अब समझ आया अमन, अब कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये छोटा सा आपने क्या देखा है, मतलब नहीं है आपको इससे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मुझे बस प्लेनेरिया शो करना था। लाइफ साइकिल ऑफ, आपके पास सेव होके जाएगा तो और साफ दिखेगा। लाइफ साइकिल ऑफ प्लेनेरिया ग्रेजुएशन में पूछा जाता है। अभी तो मैंने लिखवाया भी नहीं प्लेनेरिया का लाइफ साइकिल। जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ, जब आगे बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें भी पूरा 1-1.5 घंटे का पीरियड लगता है। बट आपको उतना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। और जो मैं आपको बताने वाली थी सो मैं बता देती हूँ। मैंने मार्किंग स्कीम आपको बता रखी है। आप एक बार, जो स्टूडेंट स्कूल में पढ़ते होंगे, आप अपने स्कूल का बता दीजिएगा एक बार। 11th में सारे टीचर्स के पास फ्रीडम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो अपने अकॉर्डिंग पेपर्स को तैयार करते हैं, ठीक है। इस पूरे एनिमल किंगडम चैप्टर में, इस पूरे एनिमल किंगडम चैप्टर में एक बात समझ लीजिए आप बहुत अच्छे से, सारे बच्चों को मैं समझा रही हूँ, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। 1 मार्क वाले क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि उससे आपके नीट के एग्जाम की तैयारी होती है। जो बोलते हैं ना कि हम अलग से एक्स्ट्रा से कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, टारगेट बैच अलग से बनता है। उसका रीजन ये है कि उसमें एक्सप्लेनेशन, अब जैसे कैसे मैं नोट लिखवा रही हूँ आपको, आप 11th-12th करने के बाद टारगेट बैच में बैठे होंगे, या कोई बच्चा चाहे हम अभी ज्वाइन कर लें, तो आपको क्या लगता है उसमें मैं लिखवाऊंगी इतना? नहीं, उसमें हम लोग क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो 1 मार्क वाला क्वेश्चन जो है ये आपको नीट की तैयारी करवाता है, ठीक है। इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, इससे 2 नंबर के क्वेश्चन भी बनेंगे, लेकिन इससे 3 नंबर का हो सकता है किसी पे नोट दे दिया जाए। बहुत टाइम हो गया मैंने नहीं देखा किसी टीचर को देते हुए, मतलब लिख दिया। जानबूझ के टीचर्स क्या करते हैं, उसमें बिलीव करते हैं कि मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, A B C D E F, 6 चीजें मैंने आपको बताने को बोल दी। जैसे ए में मैंने लिख दिया फ्लेम सेल्स, लिखिए भाई, बढ़िया है। ऐसी 6 चीजें डाल देना कि बच्चा का पूरा चैप्टर पकड़ में आ जाएगा। टीचर खुद ही चेक कर लेगा कि बच्चे ने पढ़ाई करी है नहीं करी है। मोस्टली 70 नंबर का पेपर है, उसमें आपसे वो इतना लिखवा लेंगे ना कि पूरी बुक उनको पता चल जाती है कि बच्चे ने पढ़ा है नहीं पढ़ा, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे फ्लेम सेल्स लिख दिया, ठीक है। अब मेरी मर्जी, मैंने यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक लिख दिया। ऐसे 6 वर्ड्स और सब पे 1/2 × 6, मतलब ये 3 नंबर का। मोस्टली अब ये पैटर्न हो गया सब्जेक्टिव पेपर में पूछने का। नोट अब कोई भी नहीं देता लिखने को। नोट पता है कि एक आधा मेंबर ऑर्गेनिज्म याद किया, बच्चा बैठ के 6 पॉइंट कुछ भी बना लेगा तो हमें नंबर देना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन को देने में पता है क्या होता है हम लोग को, फायदा बेनिफिट क्या होता है? ये होता है इसमें कॉपी जल्दी चेक होता है। अगर किसी बच्चे के मार्क्स कटे हैं जिसने नहीं लिखा है तो वो क्लेम भी नहीं कर सकता है। तो अब सारे टेक्निकल क्वेश्चंस हो गए। इस एनिमल किंगडम में 5 नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं है। रीजन क्या है इसका? अगर ये 5 नंबर का चैप्टर हो जाएगा तो फिर प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट प्लस एनिमल नहीं सॉरी ह्यूमन, प्लांट प्लस ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर मुंह देखेगा बैठ के। 16 से लेके और लगातार 22 चैप्टर तक चला जा रहा है आपका। फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी भी है, ह्यूमन, एक ग्लाइकोलिसिस, केल्विन साइकिल, क्रेब्स साइकिल,
इसमें से तो कंफर्म है कि एक 5 नंबर का आएगा ही आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो वही चला गया वहां पे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हर एक चैप्टर में अब हार्ट की फंक्शनिंग है, 5 नंबर का क्वेश्चन कौन दे देगा उसको 5 से कम में। तो उस वजह से क्या है, ये चैप्टर जो है आपके लिए एनिमल किंगडम का, ये 3 नंबर का चैप्टर है। मतलब 3 नंबर का नहीं, मान लीजिए आपको टीचर ने 3 का 2 क्वेश्चन दे दिया, इससे 1 का दे दिया, वो मेरा बताने का मतलब नहीं है। मेरा यहाँ पे ये बताने का मोटिव है कि 5 नंबर का कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बनता है। तो आपको इस चैप्टर को तैयार उसी तरीके से करना है कि आपको वहां पे बात समझ आए कि हमें लिखना कैसे है, टेक्निकली हमें उसे तैयार कैसे करना है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। अब हम लोग यहाँ पे लिवर ट्यूब का एक डायग्राम लगा रहे थे, बट वो लाइफ साइकिल आ गया था वहां पे, खैर जाने दीजिए। एक लिवर फ्लूक हम लोग लगाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिवर फ्लूक आपने देखा, ये रहा इमेज, इसी को लगाते हैं, बहुत सारा इसमें। Examples of platyhelminthes. मार्किंग स्कीम भी मिली होगी आपके स्कूल से, एक बार मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं देख लूंगी ग्रुप में। जरूर पक्का मिला होगा आपको। बिना मार्किंग स्कीम के कोई टीचर पेपर नहीं बनाते, और उनको बताना होता है एग्जाम के पहले बच्चों को। पहला है यहाँ पे लिवर फ्लूक। FASCIOLA फैसियोला हिपैटिका, HEPATICA फैसियोला हिपैटिका साइंटिफिक नेम है इसका। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? फैसियोला हिपैटिका। इसके बाद आता है सेकंड नंबर में आपके पास आता है टेप वॉर्म। TAENIA टेनिया सोलियम, SOLIUM टेनिया सोलियम, आसानी से दिखता है। ये रहा आपका टेप वॉर्म। इसके बाद थोड़े स्पीड से हम लोग असाइनमेंट क्वेश्चन लिखेंगे। टेप वॉर्म्स, ये देखिए ना कितना बढ़िया गट के अंदर दिखा रहा है। ये देखिए ऐसा निकलता है ये टेप वॉर्म। यहाँ पे देखिए टेप वॉर्म्स इन ह्यूमंस, ऐसा दिखा भी रहा है, शो भी कर रहा है। यहाँ पे कितना अच्छा दिख रहा है। ये तो हाथी पे निकाल के दिखा रहा है बेचारा। चलिए ये सबसे अच्छा है, दिख भी रहा है आपको। खूब उत्पात मचाने का काम करता है ये, पता है आप लोगों को। और इतना फंसा रहता है, ये निकलेगा कैसे ये? तो वही चीज है कि फिर बहुत परेशानी होती है। और ये हो गया आपका टेप वॉर्म। क्या है ये? टेप वॉर्म में टेनिया सोलियम, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए। देख ही रखा है आपने प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है आपने ऑलरेडी देख रखा है। ये रहा प्लेनेरिया। ये थोड़ा फेमिलियर दिख रहा है, इसी को लगा देते हैं, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया? प्लेनेरिया हो गया। ये रहा प्लेनेरिया हो गया, ठीक है।